वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्सेस और साथ में हम देखेंगे युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस या जिसे हम पाई मेसन थ्योरी या मेसन थ्योरी भी कहते हैं। यानी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है, न्यूक्लियस में किस तरह के फोर्सेस रहते हैं जो न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो वो सब समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस देखने से पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। देखो, एटॉमिक न्यूक्लियस जो रहता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को छोड़ के। वहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन ही रहता है, लेकिन बाकी पार्टिकल्स में, बाकी जो भी एटम्स हैं उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स आपस में जोड़ के रखता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। या मैं ऐसा कह सकता हूँ द अट्रैक्शन फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, दैट इज बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। इन्हें वो फोर्सेस जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जो जोड़ के रखते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन आता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्शन भी आता है। तो ऐसे सब फोर्सेस को हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। देखो, जो न्यूक्लियर फोर्सेस रहते हैं ये हम देखेंगे कि ये किस तरह बनते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्सेस रहते हैं ये न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्सेस रहते हैं। ये फर्मी लेवल में ऑपरेट करते हैं। एक फर्मी का मतलब रहता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। यानी इस रेंज में कोई भी रिपल्शन नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो फिलहाल हमने देखा कि न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब क्या है। अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस बनती कैसे ये भी देखेंगे। और दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो रहते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये तकरीबन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है। तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट रेंज रहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम न्यूक्लियस लेंगे, न्यूक्लियस में सपोज कोई बड़ा न्यूक्लियस, सपोज नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में सपोज 7 प्रोटॉन्स हैं, तो सब एक ही जगह, एक ही न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है प्रोटॉन्स का, यानी 7 प्रोटॉन्स का मैं बोल सकता हूँ, 7 प्रोटॉन्स का चार्ज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होनी चाहिए। तो अगर रिपल्शन होगी तो न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है। अब ये न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है और क्यों होता है, इसके लिए एक साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट ने एक थियोरी दी, जिस साइंटिस्ट का नाम था युकावा। इसने एक थियोरी दी, उसको हम कहते हैं पाई मेसन थियोरी या मेसन थियोरी। ये थियोरी दी गई थी 1935 में। युकावा कहता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और भी टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं, और इसमें 3 मेन पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम पाई मेसन्स या पायोन्स कहते हैं। ये पाई मेसन्स या तो पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव या न्यूट्रल। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा ये पाई मेसन्स न्यूक्लियस में रहते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज जो पाई मेसन है उसका जो मास रहता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 273 टाइम्स ग्रेटर देन रहता है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इतना टाइम्स ये ज़्यादा हैवी रहता है। इस तरह से नेगेटिव जो पाई मेसन है ये भी 273 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से जो न्यूट्रल पाई मेसन है वो 264 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है। तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स रहते हैं। इसके बाद में युकावा ने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं
ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कंटिन्यूसली एक्सचेंज होते रहते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूँ जो पाई मेसन है, दीज एक्सचेंज रैपिडली बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उससे क्या होता है, उससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट रहता है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ये कंटिन्यूसली होते रहता है, यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शन होनी चाहिए थी वो कम हो जाएगी, और दूसरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे और ये आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब लेन देन है, ये एक दूसरे के बीच में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अब ये इंटर कन्वर्जन होता कैसे है, तो ये होता है थ्रू पाई मेसन्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करना हो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे ये एक पाई मेसन देता है, नेगेटिव पाई मेसन, यानी यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलता है तो ये न्यूट्रल से पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह से अगर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना हो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन देता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन कब, जब ये एक पाई मेसन लॉस करे, ठीक है, इन्हें पाई मेसन जब ये देगा तब, यानी ये जब पाई मेसन इससे निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज जब इससे निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पाई मेसन, तो तब ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। तो ऐसी जो इंटर कन्वर्जन है इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन हेटेरो न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन का मतलब रहता है न्यूक्लियर पार्टिकल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में ये इंटर कन्वर्जन ऐसे होता है। अब एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके लिए जो न्यूट्रल पाई मेसन है वो एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल, एक न्यूट्रॉन है N1, दूसरा N2, तो N1 N2 में कब कन्वर्ट होगा, जब वो पाई न्यूट्रल लॉस करेगा, और फिर जब अगर हम पाई न्यूट्रल इसमें वापस ऐड करेंगे तो वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बाय लूजिंग वन पाई न्यूट्रल पार्टिकल या पाई मेसन, या अगर ये पाई न्यूट्रल इस P2 में जुड़ गए ये वापस यहाँ पे आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन बाय लूजिंग पाई नेगेटिव आयन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन बाय लूजिंग पाई पॉजिटिव आयन। इस तरह से अगर हम वापस जोड़ देंगे इनमें तो ये फिर वापस प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एक्सचेंज है, ये प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ये होते रहता है। उससे क्या होता है, उससे सपोज एक प्रोटॉन यहाँ पे, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे, अब ये प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव जो रिपल्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरी बात, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक्सचेंज होते रहता है, यानी इंटर कन्वर्जन होते रहता है, इससे ये आपस में लेन देन में रहते हैं और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो आपस में इन्हीं एक्सचेंजेस की, यानी पाई मेसन की एक्सचेंज की वजह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो एक्सचेंजेस होते हैं, पाई मेसन के एक्सचेंजेस, ये बहुत ही फास्ट होते हैं और इन्हीं की वजह से ये न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ फिर ये जो फोर्सेस है, ये जो पाई मेसन एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे इंटरेक्शन जनरेट होता है, या मैं बोलूँगा यहाँ पे जो अट्रैक्शन पैदा होती है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, इसको मैं कह सकता हूँ दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस या न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्सेस। अब इन न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्सेस को हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में और प्रोटॉन वापस न्यूट्रॉन में, फास्ट, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये बहुत ही फास्ट होते हैं, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट की मतलब की स्पीड से बोलूँगा। जितना तेज़ लाइट चलता है उतना ही तेज़ ये एक्सचेंज भी होता है तकरीबन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कब कन्वर्ट होगा, जब ये पाई नेगेटिव लूज़ करेगा। फिर प्रोटॉन को अगर हम पाई नेगेटिव ऐड करेंगे तो न्यूट्रॉन में, इस तरह से ये न्यूट्रॉन पार्टिकल देता है फिर ऐड हो जाता है, देता है फिर ऐड हो जाता है, फिर देता है फिर ऐड हो जाता है। इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब प्रोटॉन पाई पॉजिटिव आयन देगा, पाई पॉजिटिव पार्टिकल देगा या पाई मेसन देगा तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट। फिर अगर न्यूट्रॉन को फिर वापस ले लिया इसने, न्यूट्रॉन को फिर ऐड कर देंगे पाई मेसन, तो ये फिर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी यहाँ पे जो पाई मेसन्स हैं ये इमिशन और रिकैप्चरिंग फास्ट होता है, यानी ये कभी छोड़ता तो कभी वापस लेता, कभी छोड़ता कभी वापस लेता, छोड़ दिया तो दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट, वापस लिया तो फिर ओरिजिनल पार्टिकल में कन्वर्ट। तो इस तरह से हम ये एक्सचेंज ऐसे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, या मैं बोलूँगा ये एक्सचेंज फोर्सेस हम इन डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक। और ऐसी ही डॉटेड लाइन्स हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी दिखा सकते हैं, यानी ऐसी एक्सचेंज फोर्सेस प्रोटॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी दिखा सकते हैं। अब ये जो इंटर कन्वर्जन्स हैं, ये मैंने आपसे कहा कि ये एक तो फास्ट होते हैं, दूसरी बात ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं। और ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है यानी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, या मैं बोलूँगा एक फिक्स्ड न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो होना चाहिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, क्योंकि इन्हें डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहना है। सपोज अब अगर ये नंबर जो है प्रोटॉन्स का या न्यूट्रॉन्स का, ये अगर चेंज हो गया, एक एटम में अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज कर दिए, तो फिर वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो टूट जाएगा, या मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम विल बी लॉस्ट, क्योंकि आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर रहता है, फिक्स्ड नंबर। अगर वो फिक्स्ड नंबर चेंज हो गया तो मैं बोलूँगा फिर इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा या इक्विलिब्रियम विल बी लॉस्ट। तो अगर इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया या डिस्टर्ब हो गया तो उससे जो एटम है या एटम का न्यूक्लियस है वो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए पर्टिकुलर या फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, या मैं बोलूँगा स्टेबल होने के लिए एक न्यूक्लियस में फिक्स्ड n/p रेशो होना चाहिए, ताकि वहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहे, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों एटम्स के न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, ऑल्दो दे हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स क्लब्ड टुगेदर इन वन स्पेस, फिर भी वहाँ पे रिपल्शन क्यों नहीं होती, वहाँ पे अट्रैक्शन क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करता है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी न्यूक्लियस पे कोई न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहाँ पे n/p रेशो डिस्टर्ब होता है और वह न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट से न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है। लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज़ हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक्सचेंज करेंगे, सपोज एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट होने के लिए वो एक पाई नेगेटिव आयन या नेगेटिव पायन या पाई मेसन लूज करता है। तो ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। या मैं बोलूँगा कि प्रोटॉन को अगर हम ये पाई नेगेटिव आयन ऐड करा देंगे तब ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन को अगर हम पाई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पाई मेसन ऐड करेंगे तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन को हम और मास ऐड कर रहे हैं तब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को गौर से देखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन को जब हम और मास ऐड कर दिए और एक पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिए तब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन का मास हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन से कम रहता है, तो ये ज़्यादा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा इंटर कन्वर्जन कैसे होगा? तो इसका मतलब युकावा थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था विक। विक ने कहा जो मेसन्स रहते हैं यानी पाई मेसन्स या पायोन्स, ये इमिट और रिकैप्चर यानी एक्सचेंज होते हैं, फास्ट एक्सचेंज, यानी ये पार्टिकल पे ज़्यादा देर रुकते ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यानी ये ऑलमोस्ट इन नो टाइम
इमिट और रिकैप्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पाई पार्टिकल है या ये पाई पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन पे ज़्यादा देर नहीं रुकेगा और प्रोटॉन पे भी ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, फास्ट होते हैं, ये फास्ट, या मैं बोलूँगा ये वर्चुअल है, ये ऑनलाइन है, ये इन ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिटरी है, ये इस पे रुकता ही नहीं, तो इसका मतलब इसका जो मास है वो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझाया किसने, विक ने। और उसने कहा कि जो पाई मेसन है उनकी जो स्पीड है वो तकरीबन लाइट की स्पीड के बराबर है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई मेसन को टाइम ही नहीं मिलता कि वो प्रोटॉन के ऊपर रुके या न्यूट्रॉन के ऊपर रुके, वो कंटिन्यूसली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे मास जो है वो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से ज़्यादा नहीं होता। दूसरा, अगर पाई मेसन बहुत फास्ट मूव हो रहा है, यानी शूट हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तो फिर वो न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं जाता? अगर वो न्यूक्लियस से बाहर गया तो फिर न्यूक्लियस का जो मास है और एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी जो है वो ओबे नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी आंसर दिया गया कि जो पाई मेसन का एक्सचेंज टाइम है वो बहुत ही कम है, यानी वो बहुत ही फास्ट एक्सचेंज होते हैं। अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी चलेंगे तब भी वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन, तो ये आपस में इतना फास्ट चलते हैं, यानी यहाँ से सपोज न्यूट्रॉन ने एक पार्टिकल इमिट किया, सपोज पाई नेगेटिव पार्टिकल इमिट किया, कि उतनी देर में वो वापस भी आ जाता है। या मैं ऐसा बोलूँगा कि ये ऑलमोस्ट ज़ीरो टाइम में इमिट और वापस रिकैप्चर भी होता है, तो इसलिए इसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो बाहर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी चलेगा पायॉन, तब भी वो न्यूक्लियर डिस्टेंस से बाहर नहीं जा सकता। न्यूक्लियर डिस्टेंस को दिखाते हम आर से, तो आर बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू डेल्टा टी, वो बराबर बनता है फिर 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो अगर इमिट भी हुआ तो उसको उतना टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो इमिट हुआ कि उतनी देर में वो वापस रिकैप्चर भी होता, उसको उतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो इस न्यूक्लियर डिस्टेंस से बाहर जाए, क्योंकि उसके पास टाइम कम है। ठीक है, कितना भी फास्ट वो चले। तो इसी वजह से जो पार्टिकल्स है, पायॉन्स हैं, वो हमेशा न्यूक्लियस में ही रहते हैं और न्यूक्लियस का जो मास और एनर्जी जो है वो अनचेंज्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो कहा जाता है जो पाई मेसन है वो 1 सेकंड में 10⁻24 ट्रांसफर्स करते हैं, यानी 10⁻24 ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह फिर वापस, ऐसे। तो इतना फास्ट होता है। और ये जो न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्सेस है, तो मैं ये कह सकता हूँ फिर ये न्यूक्लियर डायमेंशंस में ही ऑपरेट करेंगी, यानी बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्टेंस, या मैं बोलूँगा न्यूक्लियर डिस्टेंस में ही ऑपरेट होते हैं, क्योंकि इनके पास कम टाइम में ये ज़्यादा दूर तक एक्सचेंज नहीं होते, नज़दीक नज़दीक ही होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम न्यूक्लियर साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, अगर न्यूक्लियर साइज़ सपोज इतना, ये न्यूक्लियस है, अब अगर सपोज हमने न्यूक्लियर साइज़ इतना बढ़ाया, तो इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं यहाँ से यहाँ जा सकते, लेकिन इसमें ये ज़्यादा दूर तक ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसमें के जो न्यूक्लियॉन्स हैं या न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनको वो अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर सकते। इसमें अच्छी तरह से होल्ड हो सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छी तरह से होल्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर साइज़ बढ़ गया तो जो न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्सेस हैं वो वीक पड़ जाएंगे और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्सेस। और उस वजह से जो न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने ये देखा भी और हमें मालूम भी है कि जो जितना बड़ा न्यूक्लियस होता है, खासकर जो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं उनमें बड़े न्यूक्लियर रहते हैं और वो बड़े न्यूक्लियर अनस्टेबल रहते हैं।
तो बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों रहता है, ये भी इस युकावा थ्योरी से पता चल जाता है। तो आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी और ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और दोस्तों को भी ऐसे ये जो टॉपिक्स हैं उनको भी ये टॉपिक्स के बारे में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।